अस्सलाम वालेकुम। साद रफीक ने अपनी जान को खतरे में डालकर ऐसा बयान दे दिया के बाद अपनी ही हुकूमत के बंदे उठ खड़े। साहब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, मेरा लीडर एक ही है, वो नवाज शरीफ ने अपने भाई से गद्दारी की और अल्लाह का वास्ता इमरान खान को रिहा करो। आज वो जेल में, कल को हम भी जेल में हो सकते हैं। सियासी लड़ाइयों में कुछ भी नहीं रखा। जो जुल्फकार अली भुट्टो के साथ हुआ वो भूल गए। सनसनीखेज तकरीर। चले नाजरीन, पहले ये वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। चलें वीडियो। मैं खौफजदा हूं। हमने पीपल्स पार्टी को बर्दाश्त नहीं किया। हमारे वालिद के कातलों को हमारे साथ बिठाया गया, हमने बर्दाश्त किया। 5 जागीरदारों, सरमायादारों और फौजी जर्नैलों का गठजोड़ नहीं बना। जमातें एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई, उनको ताकत दी, कभी उनको बनाया, कभी गिराया, और ये खेल चलता रहा। असेंबलियां तो रिमोट कंट्रोल से चलाई जाती हैं। जब आप असेंबली को रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे वो असेंबली क्या रिजल्ट देगी? ये कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोगों का वोट की ताकत पर एतमाद बार बार मजरूह हो रहा है। इसे मजरूह होने से बचाया जाए। हम पहले पीटीआई को समझाते थे, उन्हें समझ नहीं आती थी, वो मैं रगड़ा लगाने पे तुले हुए थे। आप तकारीर उठा लें, हर तकरीर में मैं उनको कहता था, उन्हें समझ ही नहीं आती थी, वो मानने सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं, अपने मुखालिफिन को रगड़ा दो, इनका सर कलम करो, इनको सजाएं दो, इन पर हेरोइन डाल दो, इनको करप्शन के झूठे मुकदमात में रखे दो, नवाज शरीफ को न मिलने दो उनकी अहलिया से, उनकी बेटी को उनकी मौजूदगी में गिरफ्तार करके मेंटल टॉर्चर करो, शहबाज शरीफ को रगड़ा दो, हमारी सारी पार्टी को रगड़ा लगा। हम उन्हें कहते थे ये रगड़ा एक दिन खत्म होगा, फिर आपकी बारी आएगी। बदकिस्मती से उनकी बारी आ गई। मुझ जैसे लोग उस बारी पे कोई खुश नहीं है। जब किसी को सजा होती है, राइटली रॉन्गली, मुझे कोई खुशी नहीं होती। हमने कभी बगले नहीं बजाई, मगर मैं उन लोगों पर हैरान होता हूँ जो पिछले दौर में हमारी सजाओं और हमारी गिरफ्तारियों के ऐलान करते थे, बगले बजाते थे। आज वो जिनके साथ थे उनकी गिरफ्तारियों और सजाओं पे बगले बजाते हैं। उनसे ज़्यादा बेहया कोई सूबे ज़मीन पर पैदा ही नहीं हुआ, मगर वो हैं क्योंकि वो सर्विस करने के लिए वो लोग पैदा हुए हैं। उनकी जीरो बर्थ है। वो खुद खड़े हो जाएं, बल्दियाती इलेक्शन जीत नहीं सकते। उन्हें ईवानों में पहुंचा दिया जाता है, कोई गवर्नर बन जाता है, कोई सेनेटर बन जाता है, कोई नेशनल असेंबली में चला जाता है। यार ये कोई तरीका है? ये कौन सा तरीका है? इसमें भी कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासत स्ट्रेक पे लगाई, कोई माने ना माने, लेकिन हमने अपनी सियासत दांव पे लगाई और हम रियासत को बचाने के लिए खड़े हो गए। यहां तक बात ठीक है, यहां तक बात ठीक है। इसमें भी कोई शक नहीं कि पंजाब की हुकूमत तारीखी काम कर रही है और उसके असरात अब ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, ये सारी बातें दुरुस्त हैं। मगर मैं ये बात अपने कायदीन को बताता रहता हूं, अपनी पार्टी में करता रहता हूं कि उसके समरात जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे और बहुत सारी एफर्ट जाया हो रही है। क्यों? क्योंकि मुल्क में सियासी दर्जा हरारत तेज है। मुल्क में कश्मकश, सियासी कश्मकश बहुत ज्यादा है। यह कश्मकश नहीं होनी चाहिए, इसका कोई रास्ता निकलना चाहिए। यह है कि हर गाली पंजाब को दी जाती है, नफरत का मरकज पंजाब बना दिया गया है। आम पंजाबी का फैसला साजी में भाई कोई किरदार नहीं है। कोई नहीं पूछता पंजाब के आम आदमी को, फैसले तो कहीं और होते हैं, पंजाब को गाली पड़ती है। लेकिन लाशें पंजाबियों की आती हैं, मेहनत कशों की, जिनका यहाँ की पॉलिसी मेकिंग से विचारों का बाहर से भी नहीं गुजर सकते। तो जनाब, मैंने ऐसी नफरत सूबों के दरमियान पहले कभी ऑब्जर्व नहीं की। मैं चाहता हूं एक सियासी कारकुन के तौर पे कि मशरकी पाकिस्तान के सानहे के अवामिल से सबक सीखा जाए, मगर नहीं सबक सीखा गया इस मुल्क में, इसलिए नफरत बढ़ती जा रही है। दावर साहब ने फेडरेटिंग यूनिट्स की बात की। मैं ये सवाल अपने आप से पूछता हूं, जवाब नहीं मिलता कि टीटीपी से लड़ाई तो बनती है, बीएलए से लड़ाई तो बनती है, दहशतगर्दों का तो मुकाबला किया जाना चाहिए, मगर वो फोर्सेस जो आईने पाकिस्तान को मानती हैं उनके साथ आखिर हमारा क्या मामला है? मैं ये मुतालबा करना चाहता हूं, ये अपील करना चाहता हूं पाकिस्तान के नाम पे कि खुदा के लिए वो कुव्वतें जो आईने पाकिस्तान को तस्लीम करती हैं, जो सब हलाली परचम को सर बुलंद करती हैं, उनको इकट्ठे होना चाहिए। वो सियासी कुव्वतें हैं या वो रियासती अदारे हैं। पाकिस्तान मुश्किलात में गिरा है। मैं सवाल पूछता हूं, क्या सारे मसले खत्म हो चुके? क्या गुर्बत के खिलाफ जंग हम जीत चुके? क्या भूख खत्म हो गई है? क्या भारत का खतरा टल चुका? क्या अफगानिस्तान से ताल्लुकात ठीक है? क्या दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है? क्या पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ कर चुकी है? क्या हम दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं? बताएं मुझे। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारे दुश्मन है। हम दुश्मन से नहीं लड़ते, एक दूसरे से लड़ते हैं। हम एक दूसरे से लड़के अपनी एनर्जी जाया करते हैं। इस कौम के 78 साल जाया हो गए हैं, और कितने बरस जाया करेंगे हम पाकिस्तान के? पाकिस्तानियों का और कितना वक्त जाया होगा? पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के साथ जुड़ना है। यहां करने को बहुत कुछ है, लोग बाहर जा रहे हैं, कुछ काम ही नहीं मिलता लोगों को। कैपिटल की फ्लाइट हो रही है, कैपिटल तो पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए। ये कौन सोचेगा? दुरुस्त कहा है शामी साहब ने, ये सियासतदानों का काम है। सियासतदानों का काम है ये, वो अपने आप को कामयाब साबित करें।
बाहर पड़ती है, रगड़े लगाए जाते हैं, फिर बर्दाश्त नहीं किया जाता। उनके साथ हंस के मिले पाकिस्तान की खातिर, तो हमें बाकी लोगों से भी बात करनी पड़ेगी। ये बात किए बगैर रास्ता नहीं बनेगा, बात करनी पड़ेगी। आज करें या कल करें या परसों, बात करेंगे तो मसला हल होगा। जो कुव्वतें आइन पर यकीन रखती हैं, जो पाकिस्तान के परचम को मानती हैं, उन्हें बैठना पड़ेगा। ज्यादतियां तो बहुत हुई हैं, रियासती इदारों पे हमले किए गए, 9 मई डिलिबरेटली किया गया, कोई साजिश नहीं थी। 9 मई डिलिबरेटली किया गया। उससे पहले जब हमने नो कॉन्फिडेंस किया, इमरान खान साहब को चाहिए था नो कॉन्फिडेंस का जमहूरी तरीके से मुकाबला करते, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने आइन की वायलेशन की और नो कॉन्फिडेंस उड़ा के रख दी। उनकी अपनी गलतियां बहुत हैं। 2 बार, मैं गवाही देता हूं, 2 बार हम इंतखाबात की तरफ गए। एक बार तब जब शाह महमूद कुरैशी साहब और डार साहब के पार्लेज हुए, मैं उसका गवाह, सब कुछ तय हो गया था, सब कुछ सेटल हो गया था, लेकिन खान साहब नहीं माने। और उसके बाद दूसरी मरतबा जब बड़े मियाँ साहब ने शहबाज साहब को हमें लंदन बुलाया और कहा ये गवर्नमेंट छोड़ दें आप, अभी 20 दिन हुए थे, उन्होंने कहा महंगाई की लहर आएगी, जिन्होंने किया वो भुगतें, मैं क्यों भुगतूं। ठीक कह रहे थे, फैसला हो गया। शहबाज साहब इंतजार कर रहे थे बड़े मियाँ साहब के सिग्नल का, जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं मान रहे थे, उनको मनाने में 15-20 दिन लग गए। इमरान खान साहब को जब पता लगा कि हम हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं इलेक्शन में, उन्होंने लॉन्ग मार्च अनाउंस करके गन हमारी कनपट्टी पर अपना मौका ज़ाया किया। अगर वो नो कॉन्फिडेंस के बाद कायदे इस इख्तिलाफ बन के बैठ जाते तो बाकी था क्या 1.25 साल 1.5 साल, ना 9 मई होता, ना आज वो जेल में होते, और ना हमें ये इतनी कशमकश करनी पड़ती। फिर गालियाँ, इल्ज़ाम, फिर फस्तायत इस हद तक कि उनका मुकदमा लड़ना मुश्किल है। अगर हमें से कोई उनका मुकदमा लड़ना भी चाहे तो किस बुनियाद पे लड़े। अपना केस खराब किया, कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है कि ये बिहेव करेंगे। बिहेव से मुराद ये नहीं है कि ताबेदारी करेंगे, कि जमहूरी रवैया अपनाएंगे, कोई जमानत देने की पोजीशन में नहीं है। तो इसके बावजूद मैं सब ये कहने के बाद कहना चाहता हूँ, ये दुरुस्त कहा गया, किरदार मियाँ नवाज शरीफ साहब को अदा करना पड़ेगा। मेरे वो कायद हैं, उनसे रूह और दिल का रिश्ता है, ऐसा रिश्ता है जो अल्फाज में हम बयान नहीं कर सकते। उनका दिल जो है वो जख्मी किया गया है, उनको बहुत तकलीफ पहुँचाई गई है, लेकिन रोल उनको प्ले करना चाहिए और रोल उन्हीं को प्ले करना पड़ेगा। वो सबसे बड़े हैं इस वक्त, उन्हें आगे बात करनी पड़ेगी एस्टेब्लिशमेंट से, पीपल्स पार्टी से, बाकी सियासी कुव्वतों से। वो क्रेडिबल लीडर हैं ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके, ताकि ये तनाव कम हो, ताकि हमारे सुने, ताकि हमारे एक सेकंड बैठ जाए प्लीज़, बैठ जाए, ताकि हमारे मुखालिफिन जो सियासी मुखालिफिन में उन पर प्रेशर कम हो, उन्हें भी बात करने की आज़ादी मिले, वो भी अपना मौक़िफ़ पेश कर सके। ये अजीब बात है कि सियासतदान सियासत पे बात ना करे। भाई घोड़ा घास नहीं खाएगा तो क्या करेगा, सियासतदान तो सियासत पे बात करेगा। सियासतदान तो सियासत पे बात किए बगैर रह ही नहीं सकता, उसकी बात को सुनना पड़ेगा, अच्छी लगे या बुरी लगे। वो खालफाना बातें सुनेंगे तो रास्ता निकलेगा। मैं ये समझता हूँ और मेरी सोच के हामिल हज़ारों लोग, लाखों लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान को एक नए पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है, एक नया सियासी मुआहदा। शायद हम नया आइन ना बना सकें, लेकिन उस आइन में रहते हुए, उसके प्रिव्यू में रहते हुए एक पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, एक नया मिसाके जमहूरियत, एक नया मिसाके मईशत, जिसकी बात शहबाज शरीफ साहब ने की थी और उनका मजाक उड़ाया गया था। वो आज भी उतनी वैलिड बात है। मिसाके मईशत भी चाहिए, मिसाके जमहूरियत भी चाहिए। और जब सियासतदान बात करेंगे तो रियासती इदारों से हम तवक्को करते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है कि वो उस प्रोसेस की हिमायत करें, उसको सपोर्ट करें, ताकि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क बने, एक न्यूक्लियर पाकिस्तान। माशी दबाव में और कर्जों के बोझ तले दबा हुआ न्यूक्लियर पाकिस्तान सर्वाइव तभी करेगा अगर यहाँ पे हार्मनी पैदा होगी, अगर हम एक दूसरे से बात करेंगे। जब आप जंग लड़ते हैं दो मुल्क, तो उनके भी डीजीएमओ एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं, तो हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, हमें एक दूसरे से बात करनी है। और मैं फिर कहूँगा तकरार के साथ कि हमें इस मुल्क में और इस दरख्वास्त पर गौर किया जाना चाहिए, हर सतह पर इसको संजीदगी से लिया जाना चाहिए कि इस मुल्क में वो कुव्वतें जो आईने पाकिस्तान को तस्लीम करती हैं, जो पाकिस्तान के परचम को सरबुलंद करती हैं, उनका कितना भी इख्तिलाफ है सियासी या अदारा जाती या धड़ेबंदी का इख्तिलाफ है, उन्हें एक नुक्ते पर आना पड़ेगा, कॉमन पॉइंट्स के ऊपर, ताकि पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मनों और जो दहशतगर्दी का हम शिकार करते हैं, जो दरिंदे बम चलाते हैं इस मुल्क में, बेगुनाहों का खून बहाते हैं, हमारी फोर्सेस पे हमले करते हैं, जो कौमी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका हम मिलकर मुकाबला करें। पाकिस्तान प्रेशर में है, रियासत दबाव के अंदर है, ये हमें ना बताया जाए कि रियासत दबाव में नहीं है। हम ज़्यादा जानते हैं, सारी ज़िंदगी पॉलिटिक्स की है, लोगों की पल्स पे हमारा हाथ होता है सियासी कारकुनों का। रियासत को अगर दबाव से निकालना है तो फिर आईने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी सियासी जमात के सीनियर 3 लीडर होने के बावजूद उन्होंने जो बात की, इसमें कोई शक नहीं कि बुनियानुल मरसूस के नतीजे में पाकिस्तान का वक़ार पूरी दुनिया में बुलंद हुआ। हमारी बहादुर अफवाज ने, हमारे फौजी अफसरान ने, हमारे जवानों ने कमाल किया और 6 गुना बड़े ताकतवर दुश्मन को चारों शाने चित कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी इज्जत बनी पाकिस्तान की दुनिया में। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद यह दूसरा मौका था जब दुनिया में पाकिस्तानी सर उठाकर चलने के काबिल हुए।
कोई माने या ना माने, कोई माने या ना माने, ये शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम की अनथक मेहनत थी कि उसके नतीजे में पाकिस्तान जो दिवालिया होने के करीब था वो दिवालिया होने से बचा, पर नहीं है। और क्या सारे चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ मुहब्बे वतन थे? उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। कैसे चल सकता है 24 करोड़ का मुल्क? इस तरह नहीं चल सकता, क्योंकि पाकिस्तान के बानियों ने इसकी बुनियाद जमहूरियत पे रखी थी। पाकिस्तान गुरीला वॉरफेयर के जरिए हासिल नहीं किया गया, पाकिस्तान वोट की ताकत से हासिल किया गया। यही वजह है कि जमहूरियत हमारे खमीर में मौजूद है। हमसे जमहूरियत छीनी जाती है, हम फिर जमहूरियत पे वापस आ जाते हैं। हमारे जमहूरी लीडरों ने भी बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, ऐसे कारनामे के सर पीटने को दिल करता है। लेकिन यह कौम इसके बावजूद जमहूरियत से मायूस नहीं हुई है, दीदा दानिस्ता इसे मायूस करने की कोशिश की गई है। कभी जागीरदारों को लीडर बनाया गया, कभी सनतकारों और सरमायादारों को लीडरी दी गई, कभी सेलिब्रिटीज को लीडरी दी गई, पॉलिटिकल स्ट्रगल के जरिए आने वालों को दबाया गया। किसी भी जमात के लोग थे वो। आज नतीजा आपके सामने। मैं एक मजहबी आदमी हूं, लेकिन प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करूंगा। जो बातें अब मैं बाहर करता हूं, ये बातें मैं जमात की मीटिंग्स में हमेशा करता हूं। मेरे बहुत सारे दोस्तों को ये पता, गवाह इस बात के। दहाइयों से ये बातें हम जमात के अंदर करते हैं, पर अब मैं मजबूर हो गया हूं कि बातें जमात की बाहर भी करूं। मजे की बात यह है, अभी मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा आपको। ये जो इलेक्शन था, जो मैं लड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं तो जेल में सोच के आया था कि जब बाहर जाएंगे कभी तो नफरत और इंतकाम को दफन कर देंगे। और मैं जिस दिन कैंप जेल से निकला था, उसी दिन मैंने बाहर निकलता ये कहा था कि जिन्होंने मुझे कैद किया उनसे नफरत का रिश्ता नहीं है और इंतकाम नहीं दूंगा। ये मैं इसलिए कह रहा था कि बाकी लोग भी इस बात को सुने, क्योंकि नफरत और इंतकाम की बुनियाद पर रियासतें आगे नहीं बढ़ती, चलती नहीं है, बिखर जाती हैं। तो जब मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा था, मेरे हल्के के पर्स से उड़ा दिए गए। कुछ मेहरबानी जनरल फैज हमीद ने की थी, जो कसर उन्होंने छोड़ी थी वो बाद में पूरी हो गई। मेरी नेक्स्ट जो कौमी असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके 4 टुकड़े किए गए। मेरे मुकाबले में मजहबी जमातों के उम्मीदवारों को लाके खड़ा किया गया। मैं सब देख रहा था, लेकिन मैंने इसे माइंड नहीं किया, क्योंकि इत्तफाकन जो साहब या जो 2-3 लोग चाहते थे कि मैं असेंबली में ना जाऊं, उनका और मेरा एजेंडा तकरीबन एक था। वो भी चाहते थे कि मैं कौमी असेंबली में ना जाऊं, और मेरी भी दिलचस्पी पहले वाली नहीं थी। मैं असेंबलियों का हाल देख चुका था। 3 बार सूबाई असेंबली और 4 बार कौमी असेंबली में जाने के बाद मुझे समझ आ गई थी कि अपने हाथ से लड़ाई लड़ने के बाद, और जो लड़ाई लड़ी अपने तालिब इल्मी के दौर में, उस लड़ाई के बाद, उनसे दोस्ती के बाद, मैं ये समझता हूँ कि लड़ाइयाँ, झगड़े और फसाद और ताकत का इस्तेमाल रियासत को आगे लेके नहीं जा सकता। किस्मती से मैं आज चंद मिनट लूँगा। बदकिस्मती से क्या मैं पाकिस्तान के फ़ौरन बाद हमारे बाबाए कौम हमसे बिछड़ गए। हिंदुस्तान के बाबाए कौम 19 साल जिंदा रहे। वहाँ जमहूरियत आ गई, यहाँ वो गठजोड़ बना और फिर कभी नहीं टूटा। जो सियासी जमातें अवाम ने बनाई, उन्हें पजीराई नहीं मिली। जो सियासी इस मुल्क में मादर मिल्लत से लेके आगे तक पाकिस्तान बनाने वालों को और उनकी औलादों को मुल्क दुश्मन, गद्दार और कौमी सलामती के दुश्मन करार दिया गया, और जिन लोगों ने यहाँ जमहूरियत की आबरू को लूटा, आइन को लूटा, आइन को पामाल किया, दरिया भेजे पाकिस्तान के, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज किए, उन्हें यहाँ पे सल्यूट मारे गए और उन्हें कौम का हीरो बनाने की नाकाम कोशिश की गई। वो कोशिश कभी कामयाब नहीं हुई। अब जब कोई डिक्टेटर गया, पीछे उसका कोई नाम नहीं। इकराम, आपने साद रफीक की गुफ्तगू सुनी। साद रफीक का ये कहना था सियासी लड़ाइयों में कुछ भी नहीं रखा। आपने जुल्फकार अली भुट्टो का हाल देखा था। जुल्फकार अली भुट्टो को भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया था। लोग फिर इस तारीख को दोहरा रहे। आज इमरान खान जेल में, कल को हम भी हो सकते हैं। रफीक का ये भी कहना था इमरान खान ने अपनी हुकूमत के दौरान बहुत ज्यादा गलत किया था। मरियम बीबी और नवाज शरीफ के ऊपर इतना जुल्म किया था, और आज हम भी उसके साथ वही करें, उसमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। ये भी हकीकत है, इमरान खान ने भी अपनी हुकूमत के दौरान काफी ज्यादा गलतियां की थी, पर नून लीग वालों ने तो हदें ही पार कर दी। उसको निशाना बनाया गया, पीटीआई के मेंबर को डराया गया, धमकाया गया और पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया। इसमें कोई शक नहीं। आज ये जो कर रहे हैं ये भी गलत है। जो इमरान खान ने अपनी हुकूमत के दौरान किया था वो भी गलत है। हालांकि ये मसले का हल नहीं, इसमें नुकसान पाकिस्तान का और पाकिस्तान की आवाम का। तब कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो अंदर से स्ट्रॉन्ग ना हो। हमारे मुल्क को अंदर से स्ट्रॉन्ग होना होगा। बैरूनी ताकतें पहले ही चाहते इन सबको तकसीम कर दिया, ये उनके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। आपको यही पता बलोचिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज्यादा, और हमारी बहादुर अफवाज बहुत भरपूर तरीके से मुकाबला कर रही। भी 15 जवान शहीद होंगे। मौलाना फजलुर रहमान जैसे सियासतदान उठते हैं, वो बोलते हैं तो मुल्क की खातर शहीद हो रहे, ये हम पर एहसान नहीं कर रहे, हमारे टैक्सों से तनख्वाह लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान को चाहिए इस पर माफी मांगे जो इसने ये बयान दिया था, आगे से वो डटा। अभी मैं सोचता हूँ ये जो कानून है ये सिर्फ गरीब के लिए, अमीर के लिए नहीं है। इकराम, आप क्या
समझते हैं। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में लाजमी किया करें, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।